दोस्तों, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने हमें थैनोस के बाद एमसीयू का बेस्ट विलन दिया है। ये सही है। मेरे राय में हाई एवोल्यूशनरी कैंग द कॉन्करर से बेहतर विलन है। आइए इस वीडियो में आपको 5 डिटेल्स पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बताते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी कैंग द कॉन्करर से बेहतर विलन क्यों है। ये विचार मेरे दोस्तों को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि मार्वल के एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाने के लिए, जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जेम्स गन ने इस कम फेमस कॉमिक बुक विलन को अपने इनक्रेडिबल राइटिंग स्किल से एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग कैरेक्टर के रूप में दिखाया है। नंबर 1, दिखाओ और बताओ मत अप्रोच। देखिए, हाई एवोल्यूशनरी मेनली विलन के रूप में सामने इसलिए आता है क्योंकि उसने जो भी गंदे चीज़ किए हैं वो सब पर्दे पे हुआ है, ऑन स्क्रीन। जिस तरह उन्होंने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट किया या जिस तरह उन्हें चीज़ों को बदलने के लिए जुनूनी था, वो सब स्क्रीन पर दिखाए गए। उसके द्वारा किए गए लगभग हर बुरे काम वो सब हमें दिखाए गए। जबकि कैंग द कॉन्करर के मामले में पहली बार हम उसे एमसीयू में देखते हैं लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 में हु ही रिमेन के रूप में। अब हु ही रिमेन ने हमें चेतावनी दी थी कि वो अगर मर जाएगा तो मल्टीवर्स पर कहर बरसाएगा। पूरे लोकी सीजन 1 का मेन पॉइंट था कि वो एस्टेब्लिश करे कि द कैंग द कॉन्करर कितना खतरनाक है। लेकिन जब वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनियम में दिखाया गया तो वो सब बातें थी और कुछ भी नहीं दिखाया गया। कैंग की सबसे बड़ी तबाही ऑफ स्क्रीन होती है, यानी पर्दे के पीछे। मेनली जेनेट के फ्लैशबैक के दौरान भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैंग ने ग्रह, रियलिटी और यहाँ तक कि एंटायर टाइमलाइन को नष्ट कर दिया। लेकिन हमें अभी भी एक भी एक्चुअल सीन देखने को नहीं मिला जहाँ वो ऐसा करता हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने पूरे प्लेनेट को नष्ट कर दिया जिसमें अभी भी सिविलाइजेशन रह रहे थे, जो प्लेनेट उसने खुद क्रिएट किया था। और हम सिर्फ ये भी नहीं देखते कि उसने अपने द्वारा बनाए गए ग्रह को किस तरह नष्ट करता है, हम पहले उसे देखते हैं कि वो कैसे सिविलाइजेशन उस ग्रह पर रह रहे थे। हम उस कैरेक्टर से कनेक्शन करते हैं और फिर वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं। ये अधिक दिखाओ और कम बोलो अप्रोच पर हाई एवोल्यूशनरी द कैंग की तुलना में एक बेहतर विलन बनता है, जिसमें उसे 6 एपिसोड के साथ पूरा शो दिया गया खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि उस सभी बिल्डअप्स का कुछ मतलब नहीं हुआ। जबकि हाई एवोल्यूशनरी जिसे हमने केवल इस फिल्म में देखा, उसके पास एक बेहतर इमेज फॉर्म हुई है। नंबर 2, पर्सनल और ऑपोजिट। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में हाई एवोल्यूशनरी एक डायरेक्ट थ्रेट बनना था रॉकेट के जान का खतरा, जिन्हें हम पिछले 10 सालों से देखते आए हैं। वही कैंग द कॉन्करर के ऑपोजिट में सिर्फ मल्टीवर्स को जीतना चाहता है। मैं समझता हूँ कि कॉमिक में कैंग क्या है, लेकिन अगर हम उसे बड़े स्क्रीन पर बेचना चाहते हैं तो हमें उसे और भी अधिक दिलचस्प बनाना होगा। जब तक आप कैरेक्टर के प्रति अच्छे और कैरेक्टर को डेवलपमेंट के लिए करते हैं तब तक ठीक है। आइए हम इस सीन को एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। यहाँ हम पीटर क्विल को अपने सबसे प्यारे दोस्त रॉकेट को खोने के विचार से ही पीड़ा में चिल्लाते हुए देख सकते हैं। उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और फिर भी वो रॉकेट को खोते नजर आ रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब भी पीटर को रॉकेट को खोने का संभावना महसूस होने लगी। और मैंने पहले दिन ही फिल्म को 2 बार देखा, और यकीन मानिए इस सीन के दौरान मैंने किसी को भी अपने फ़ोन या किसी चीज़ को देखते हुए देखा नहीं था। ये इतना इंटेंस था। और वही की बात है कि कैंग के साथ इस तरह का कोई भी इंटेंस सीन हमें देखने नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि लेकिन थानोस ने पूरे ब्रह्मांड को खतरा पैदा कर दिया था, क्या ये इंटेंस नहीं है? ठीक है, यह सच है, लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इन्फिनिटी वॉर में आपको क्या लगता है कि किस सीन ने ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ये तब हुआ जब थानोस ने टोनी स्टार्क को चाकू मार दिया उसके पेट पे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय थानोस हमारे सबसे प्यारे सुपर हीरो की जान लेने की धमकी दे रहा था। पता है कि टोनी स्टार्क के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी मोस्ट ऑफ द एवेंजर के साथ है। और यही कारण है जब स्पाइडरमैन धूल में मिल जाता है तो ऑडियंस को बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो शायद हर किसी का फेवरेट कैरेक्टर था। मेरा कहने का मतलब है, जब रिक्स अपने पर्सनल फेवरेट हीरो पे आता है तो ऑडियंस को देखने में अच्छा लगता है और वह इंटरेस्ट बना रहता है। नंबर 3, इरेंडेबल कैरेक्टर्स टाइप। फेज 5 में जो भी विलन हमें देखने मिले, जैसे कि थानोस, किलमोर और हु ही रिमेन, उन सभी में रिंडेबल फैक्टर थे। एग्जाम्पल के लिए थानोस भूखमरी को रोकना और संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए ब्रह्मांड के आधी पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता था। किलमोर का मानना था कि वो अपने लोगों के खिलाफ गलत सुधार कर रहा है। और हु ही रिमेन हमें बताते हैं कि उसने कैसे मल्टीवर्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए मदद की। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। वो अपने पसंद का एक भयंकर व्यक्ति है। वो चीज़ों को नफरत करता है जिस तरह से वो हैं, और जेनेटिकली रूप से खोज करने के लिए हाई प्रजाति बनाने के लिए हर वो गलती को मिटा देना चाहता है।
यह एक्सपेरिमेंट उसे रॉकेट तक ले गया, जिसे पाने के लिए वह अपने ही लोगों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। यह हाई विशनरी का इरिडेबल फैक्टर बनता है। हम उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के जानवरों के साथ खिलवाड़ करते हुए, इतना देते हुए और उन्हें जलाते हुए देखते हैं। और जब आपके पास ऐसा विलन होता हो जो कैरेक्टर में इतना बुरा हो, तो आप चाहकर भी उसे हारना नहीं पसंद करें, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 4, जेंट एंट वर्सेस गार्डियन। अब आप ठीक जानते हैं कि मेरा इसका क्या मतलब है। कैंग सचमुच चींटियों से हार गया था। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि वो सुपर पावरफुल चींटियां थी, लेकिन चींटियां ही तो थी, जबकि हाई एविशनरी को हराने के लिए पूरी गार्डियंस की टीम लग गई थी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में जब रॉकेट हाई एविशनरी के खिलाफ खुद से खड़ा होता है तो रॉकेट हार रहा था। यह तभी होता है जब ग्रूट, पीटर क्विल, गमोरा और नेबुला इसमें शामिल होते हैं, तब वो उसे बेहतर टक्कर दे पाते हैं। और इतना ही नहीं, जेम्स गन ने सबसे पहले श्योर किया कि हाई एविशनरी की अपनी ही सेना उसके खिलाफ हो जाए, जिससे वो कमजोर हो जाए और वो अकेला हो जाए। लेकिन और इस स्थिति में भी हाई विशनरी अपने ही सेना को नष्ट करके अपने लक्ष्य पर आ गया। इससे पता चलता है कि वो कितना निर्दय है और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर कैंग द कॉन्करर, जिसने एंटायर टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन वो एक पावरफुल चींटियों के सामने भी टिक नहीं पाया। तो क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि उन टाइमलाइन में पावरफुल चींटियां नहीं थी, या क्या मुझे बताना चाह रहे हैं कि कैंग उतना शक्तिशाली था ही नहीं जितना उसे दिखाया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि कैंग अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके स्कॉट और केसी दोनों को दीवार के ऊपर उठा देता है। इस पावर को यूज करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट या लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। कैंग के सामने स्कॉट का कोई भी मुकाबला नहीं है, कैंग ने खुद कहा था। तो कैंग स्कॉट पर अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही खतरा नहीं था। लेकिन जब हाई एविशनरी की बात आती है तो वो उन पावर को इस्तेमाल करके एडम वर्लॉक को दीवार में घुसा देता है, जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। कैंग अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह हाई एविशनरी है जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ता है। नंबर 5, ब्रिलियंट विलन वर्सेस डेंजरस विलन। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में देखने के बाद एक बात तो मेरे लिए क्लियर हो गई कि यह हाई विशनरी एक ब्रिलियंट कैरेक्टर है, जो कैंग के ऑपोजिट में है, जिसे अब तक केवल एक डेंजरस कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया। चलिए मैं समझाता हूँ कि मेरे इससे क्या मतलब। जब रॉकेट छोटा होता है और वो अपने पिंजरे से बाहर निकलता है और लायला को भी बचाता है, तो हाई विशनरी क्लियर करता है और कहता है कि हाँ, मैंने कल्पना की थी कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि रॉकेट उस पिंजरे से भागने की कोशिश करेगा। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह समझ गया था कि रॉकेट जैसे बुद्धि वाला जानवर निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी ओर कैंग जेनेट को अपने दिमाग पढ़ने से भी नहीं रोक पाता, इसके वजह से वो खुद को क्वांटम रियल्म के अंदर कैद हो जाता है। क्या कैंग जैसे कैरेक्टर को सावधान नहीं बरतना चाहिए, जेनेट जैसे लोग उसके दिमाग को ना पढ़ पाए? क्या वो बेवकूफ है? क्या वो इसलिए वो जेनेट को ऐसा दुश्मन के रूप में नहीं मानता है? और अगर ऐसा है तो वो सिर्फ खतरनाक है, ब्रिलियंट नहीं। लेकिन हाई विशनरी के मामले में फिल्म के एंड तक पता था गार्डियंस एक एक कदम उठाएंगे। वह खतरनाक ही नहीं, समझदार भी था। वह सबसे खतरनाक स्थिति के लिए भी तैयार रहता है, जबकि कैंग एक नॉर्मल सावधानी भी नहीं परख पाता। अब ये 5 डिटेल पॉइंट यह समझाने के लिए काफी होने चाहिए कि हाई विशनरी पहले से ही एक बेहतर विलन है कैंग के सामने। आपको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 पसंद है या नहीं, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि जेम्स गन ने एक कम फेमस विलन को अपने राइटिंग स्किल से कैंग की तुलना में बेहतर विलन में बदल दिया। अगर एक अच्छा राइटर एक कम फेमस विलन को भी इतना भयंकर कैरेक्टर में बदल सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैंग कैरेक्टर के लिए एक अच्छा राइटर क्या कर सकता है। और यही मार्वल को भी करना चाहिए। एक ऐसे राइटर को हायर करे जो केपेबल हो, और यदि आवश्यकता हो तो कैंग को अपने वर्ड्स पे स्टैंड अप रखने के लिए कॉमिक बुक का सपोर्ट ले। कैंग के इतने सारे हाइक देकर एंड में निराशा मिलती है। अब प्लीज दिखाओ ज्यादा और बोलो कम अप्रोच अपनाएं, क्योंकि कैंग के पास इतना क्षमता है कि वो हर कोई कहता है कि उसने ग्रे रियलिटी और यहाँ तक कि पूरी टाइमलाइन को नष्ट कर दिया, जो अपने आप में एक 2 घंटे की अच्छी फिल्म बन सकती है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में देखने के बाद जेम्स गन के लिए मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, और ये मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो सुपरमैन लेगेंसी और बैटमैन के साथ क्या करना जा रहे हैं। अब प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या आप मेरे इस डिटेल पॉइंट से सहमत हैं, और अगर मेरे बातों में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी वही है जो MCU को बेस्ड बनाती है। ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट, इनक्रेडिबल पे ऑफ और टेरिफाई विलन, और यही सब हम मार्वल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें।